छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर की खबर के साथ। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू एसीबी का एक्शन देखने को मिला। मेयर एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अरविंद सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। अरविंद सिंह को कल बेल मिली है, आज फिर से गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू रिमांड में है अरविंद सिंह। अनवर ढेबर और अरविंद सिंह से पूछताछ लगातार चल रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई, मेयर एजाज ढेबर का भाई है अनवर ढेबर, और ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। ईओडब्ल्यू और एसीबी का एक्शन देखने को मिला। कुछ ही समय पहले ये गिरफ्तारी हुई है। अरविंद सिंह को 4 दिनों की रिमांड पर टीम लेकर पहुंची है और लगातार पूछताछ का सिलसिला यहां पर जारी है। पूछताछ की जाएगी कितने लोग और शामिल हैं, कब से ये शुरू हो रहा था, किस तरीके से किया जा रहा था। कई ऐसे और भी लोग हैं, चेहरे हैं जिन पर गाज गिर सकती है। इस पूछताछ के दौरान कई और नाम आ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी अरविंद सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही पूछताछ चल रही है। शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू और साथ ही एसीबी की ये कार्रवाई देखने को मिली। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये बड़ी कार्रवाई है, पूछताछ चल रही है, क्या और भी लोगों के नाम आ सकते हैं इस घोटाले में? जी बिल्कुल, देखिए पहले अरविंद सिंह को एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अरेस्ट किया। हाल ही में उसे जमानत मिली थी। उसके बाद आज दूसरी गिरफ्तारी इसे कही जा सकती है। अनवर ढेबर को भी एक बार फिर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने जो अरेस्ट कर लिया है। और अभी चूंकि अरविंद सिंह को 4 दिन की जो रिमांड मिली है, एसीबी ईओडब्ल्यू ने 10 दिनों तक का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 8 तारीख तक, 8 अप्रैल तक रिमांड दिया है, यानी कि 4 दिन वो पूछताछ कर सकेंगे। शराब घोटाले के मामले को लेकर के दोनों अरेस्ट है वो किया गया है। और अभी अरविंद सिंह को जो एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर पर लाया गया है, जहां पर जो अनवर ढेबर है जिसे अभी तत्काल अरेस्ट किया गया है, दोनों से पूछताछ वहां पर की जा रही है। और ख़ास बात यही है कि जो अनवर ढेबर के वकील हैं और उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह से जब ये कहा जा सकता है कि अब जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो उन्होंने पूछताछ शुरू कर दिया है। ये भी हो सकता है कि दोनों को 1 to 1 बैठा करके पूछताछ किया जाए, लेकिन ये तो तय है कि एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने जिस तरह से एफआईआर दर्ज की है और अपने जांच में जो तेजी लाई है, तो इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में अगर नाम और भी आते हैं और एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम को और भी इनपुट मिलता है तो गिरफ्तारी है और गिरफ्तार करने वालों की संख्या है वो बढ़ सकती है, आरोपियों की संख्या है वो बढ़ सकती है। फिलहाल बिल्कुल बढ़ सकती है, जारी है, नजर बनाए रखिएगा युगल, और आपसे जानकारी भी आगे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बघेल के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि 384 नामांकन राजनांदगांव में होंगे। वो प्लान अब फेल हो गया है। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन सिर्फ 23 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया, जबकि 244 नामांकन फॉर्म खरीदे गए थे। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने 384 नामांकन फॉर्म जमा करने की अपील कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कही थी, जिससे कि चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट से हो सके, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी। वो प्लान फेल हो गया भूपेश बघेल का और महज 23 नामांकन हुए। देखिए कौन कौन सामने है, भूपेश बघेल ने क्या कहा, संतोष पांडे ने क्या कहा इस मसले पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने खर्चे पर नॉमिनेशन करे, तो संतोष पांडे की तरफ से भी इसका बयान आया। कहा संस्कार धानी आपको भरपूर चुकाने वाली है इसका हिसाब। 2019 में लोकसभा चुनाव हमने जीता था,
संतोष पांडे ने कहा। तो इसके साथ ही भूपेश बघेल का कहना है कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, किसमें कितना दम है ये भी समझिए। पूरा रण जो है राजनांदगांव का, उसको अगर समझा जाए तो काफी ज्यादा खास होने वाला है। और यहाँ का मुकाबला दो बड़े चेहरे, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल है चुनावी मैदान में। तो इधर सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, पहले 384 प्रत्याशी हो जाएं, फिर बैलेट की बात करें। पक्ष में रिजल्ट आने पर ईवीएम में दोष नहीं दिखता। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो पहले 384 वहाँ पर प्रत्याशी तो हो जाएं, उसके बाद बैलेट पेपर की बात करते हैं। जब उनके पक्ष में रिजल्ट आता है तो ईवीएम में कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन उनकी हार होती है तो ईवीएम उनके लिए खराब हो जाता है। नितिन नबीन ने राजनांदगांव में 23 नामांकन जमा होने पर बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनके कहने पर उनके पार्टी के लोग नामांकन नहीं कर पाए, उनके कहने पर वोट कितना मिलेगा। भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस को आह्वान किया था, लेकिन 10% भी उनके कहने पर नामांकन नहीं हुए। भूपेश बघेल की साख कांग्रेस में भी खत्म हो चुकी है। भारी नितिन नबीन हमारे साथ में दुर्ग पहुंचे हुए हैं और बैठक भी ले रहे हैं। देखिए अब चुनाव नजदीक आ गया है और दो सीटों में आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। किस देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता अपने चुनाव के इस पूरे कार्यक्रम में लग गए हैं। हर बूथ हमारा आज सक्रिय हुआ है और हम जिस प्रकार से हमारी कल्पना थी, आज पूरा चुनाव भाजपा अपने तरीके से आगे बढ़कर लड़ रही है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल कह रहे थे कि अधिक से अधिक नामांकन कीजिए, मात्र 23 लोगों ने किया वहाँ पर नामांकन। अब तो जिनके कहने पे उनके पार्टी के लोग नामांकन नहीं कर पाए, उनके कहने पे वोट कितना मिलेगा अब आप समझ सकते हैं। पूरी कांग्रेस को आह्वान किए थे कि 300, 400, 500 लोग नामांकन करें, 10% भी लोग उनके कहने पर नामांकन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी उनकी साख खत्म हो चुकी है। टीएस सिंहदेव ने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि बीजेपी पे ये किया है कि भ्रष्टाचार जुगाड़ पार्टी, ये बीजेपी को करार दिया है टीएस सिंहदेव ने। बाबा को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि भूपेश ने उनको ठगा क्यों था और भूपेश से पर भ्रष्टाचार का आरोप किसने लगाया था सबसे पहले। और कहीं ना कहीं आज भूपेश के कार्यशैली का नतीजा था कि बाबा भी चुनाव में निपट लिए गए। तो देखिए प्रदेश प्रभारी बीजेपी के नितिन नबीन थे जो बता रहे थे कि पूरी तरह से पार्टी उत्साह में लग रही है और जिस तरह से 11 की 11 सीटें जीतने का जो दावा किया जा रहा था बिल्कुल वो पूरा होगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे के नामांकन में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की सभी सीटें जीतने का दावा किया। आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी, जो पहले भी सांसद रहे हैं, उनका नॉमिनेशन फाइल किए हैं। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं। और निश्चित रूप से राजनांदगांव लोकसभा की सीट प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो वहीं राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने से पहले संतोष पांडे ने नामांकन रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता आकाश शुक्ला से खास बातचीत की, सुनिए। संतोष पांडे के समर्थन में विशाल रैली आप देख सकते हैं सीधे निकल रही है और ये राजनांदगांव की सड़कों पे हमारे साथ है संतोष पांडे जी, भाजपा के प्रत्याशी हैं। नामांकन रैली क्या देख पा रहे हैं? भारी जनसैलाब चिल्फी से लेकर के औंधी तक भारी संख्या में और जनता यहाँ आई है नामांकन के लिए। मैं इनका आभार करता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ अपने इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से पहुँचे हुए
माताओं, बहनों, नौजवानों का मैं आभारी हूँ। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री आपके सामने हैं, कितनी चुनौती देख पा रहे हैं? ये तो आप देख रहे हैं जन सैलाब। इन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही वापस जाना होगा जैसे राज्यपाल और एक पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से वापस गए थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की खबर पर, जहां बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव भी शामिल हो गई हैं बीजेपी में। इसके अलावा कांग्रेस के नेता रवि पांडे और कई दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं बीजेपी में। तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। थी कि हम अपनी सर्विसेज जो हम इस प्रदेश के लिए दे सकते थे वो नहीं दे सकते, एक बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं महसूस कर रही हूँ कि ये जो एक क्रिमिनल इंटरप्रेसेस चल रहा था इस प्रदेश में, मैं उसकी सदस्य नहीं बन सकती। जी। बिलासपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। उनके सामने कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के 1885 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम अरुण साव सहित कई बीजेपी के बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ बेलतरा के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला है और इस बार मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से हम कार्यक्रम में जा रहे हैं और हर कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़ के 300, 400 से लेकर 1200, 1500 तक, और उसमें भी पूर्व विधायक, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये सब कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी 11 की 11 सीट जीतेगी। बिलासपुर में सीएम साय का बड़ा बयान आया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर तंज कसा और कहा है कि कांग्रेस ने बिलासपुर में उतारा है लठैत प्रत्याशी। चरणदास महंत के बयान पर पलटवार किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में सभा के दौरान ये बयान दिया गया। कांग्रेस पार्टी में सांसद के प्रत्याशी बड़े बड़े लठैत मना जागिने हैं। आपन के बिलासपुर के भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी बड़ा लठैत थे शायद ना, बड़ा लठबाजी के बात करते। आज परसों भूपेश बघेल राजनांदगांव से नॉमिनेशन फाइल करी और वो समय नामांकन रैली में यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष थे, वैसे मैं बहुत दिन से वाला जानता हूं, बड़ा सरल व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेसिया मन के दिमाग के समय खराब हो गई से। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़े नेता और कार्यकर्ता टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में हजारों की संख्या में कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के बचे कुचे कार्यकर्ता के शामिल होने का सिलसिला जारी है। आज भी बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। तो कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नियत है, न काम है और कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। कांग्रेस डूबती हुई जहाज है, इसलिए लोग कांग्रेस से बाहर आ रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वो डूबती हुई जहाज से बाहर निकलकर आ रहे हैं और निश्चित रूप से आज पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में आकर्षण है। वहीं दुर्ग में महंत के बयान को लेकर बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने पलटवार किया। सेन के आह्वान पर प्रदेश के नाई समाज ने महंत का बहिष्कार किया है। कोई भी नाई महंत के बाल और दाढ़ी नहीं बनाएगा। विधायक सेन ने कहा कि मोदी जी तक पहुंचना महंत जैसे नेताओं के बस की बात ही नहीं है।
हर कोई मोदी जी को गाली देने में लगे हुए हैं और वो देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। देश जो है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उन्होंने दिया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नाई के बेटे को विधायक बनाया है। सेन समाज को इतना तवज्जो पहली बार नाई समाज को मिला है। नाई समाज चरणदास महंत जी के बयान से आहत हुआ है, इसलिए पूरे देश भर के नाई समाज ने निर्णय लिया है कि चरणदास महंत का कोई भी नाई दाढ़ी कटिंग बाल नहीं काटेगा। और अगर किसी समाज के व्यक्ति ने किसी लालच में आके कोई भी ऐसा कदम उठाया, उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। तो इधर बीजेपी विधायक रिकेश सेन के महंत के नाई समाज के बहिष्कार के आह्वान पर पलटवार आया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रिकेश सेन बीजेपी विधायक हैं, इसलिए बहिष्कार की बात कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सेन समाज कांग्रेस के साथ है। नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का निर्णय है। और डॉक्टर चरणदास महंत बेहद ही सज्जन विनम्र स्वभाव के कबीरपंथी नेता हैं, जिनका मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, आप औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे सज्जन, ऐसे सुविचार वाले डॉक्टर चरणदास महंत जी के छत्तीसगढ़ी में बोले गए मुहावरे को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तिल का ताड़ बनाया है, वो बेहद ही निंदनीय है। इधर चरणदास महंत के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। कार्यकर्ताओं ने बैरियर भी तोड़ दिए। रायपुर में कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा की शिकायत चुनाव आयोग से की है और ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि कल बीजेपी ने राजधानी में महंत के बयान को लेकर उनके बंगले का घेराव किया था, जिसमें विजय शर्मा शामिल हुए थे। इसी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट है। और इधर बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। विकास उपाध्याय का पोस्टर जारी किया गया और उन पर वसूली के आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा कि चुनाव पास आ रहा है, हफ्ता वसूली कितनी हुई। आपको बता दें कि रायपुर से विकास उपाध्याय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ के पहले राजनीतिक हत्याकांड में